हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फॉर केमिस्ट्री लेक्चर। केमिस्ट्री लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स, जो है उसका लास्ट लेक्चर है। हैलोजन डेरिवेटिव्स में अब तक हमने जो भी देखा है लाइक रिएक्शंस ऑफ हैलो अरीन्स जो है वो हमने कंप्लीट की थी। उसमें हमने लास्ट में कंप्लीट किया हुआ है वहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में असाइलेशन भी होगा, अल्काइलेशन भी होगा। ठीक है। सो आज हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो एक्चुअल में नॉन इवैल्यूएटिव सिलेबस में वहाँ पे आता है। तो वो नॉन इवैल्यूएटिव सिलेबस में दो मतलब आ भी रहा हो तभी भी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए ये पढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स तो हम पढ़ ही रहे हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसमें वहाँ पे कौन कौन से ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स है कि किस तरीके से वो एनवायरनमेंट पे या ह्यूमन बीइंग पे इफ़ेक्ट उनका दिखाते हैं। तो इस तरीके का लेक्चर आज हमें कंडक्ट करना पड़ेगा। थियरी पार्ट है पूरा, पर ध्यान में कुछ ऐसे पॉइंट्स रखने हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहला है डाइक्लोरोमीथेन और मिथाइलिन क्लोराइड। डाइक्लोरोमीथेन और मिथाइलिन क्लोराइड ये जो सब्सटेंस बेसिकली यहाँ पे है। मिथाइलिन क्लोराइड क्यों कहा है? ये मिथाइलिन ग्रुप है और ये क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड और यू कैन से डाइक्लोरोमीथेन। बेसिकली कलरलेस है, वोलेटाइल है, ठीक है। मॉडरेट स्वीट एरोमा वहाँ पे आपको मिलेगा। यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड प्रोपेलेंट इन एरोसोल। यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड प्रोपेलेंट इन एरोसोल। ओवर एक्सपोजर, अब ये पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि ओवर एक्सपोजर जो होता है वो क्या वहाँ पे इफ़ेक्ट दिखा रहा है। डिजीनेस, ह्यूमन बीइंग में डिजीनेस हो सकता है, फटीग क्रिएट हो सकता है, नॉशिएटिक फीलिंग आ सकता है, वोमिटिंग जैसा फीलिंग आता है, हेडेक हो सकता है, नम्बनेस, अचानक से लिम्स जो होते हैं मतलब हाथ पैर के जो भी वहाँ पे फिंगर्स हैं वो जो होते हैं वहाँ पे अचानक से लगता है कि वो कुछ काम नहीं कर रहे, नम्बनेस बिल्कुल वहाँ पे आ जाता है, वीकनेस आ जाता है। एंड सबसे लास्ट वाला ये जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है यहाँ पे कि ओवर एक्सपोजर और यू कैन से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर में अगर डाइक्लोरोमीथेन के या मिथाइलिन क्लोराइड के एक्सपोजर में ज़्यादा से ज़्यादा हम रहे तो वो जो पर्टिकुलर डाइक्लोरोमीथेन है वो डायरेक्टली अटैक करता है कॉर्निया पे। और कॉर्निया के बारे में हमें बहुत सी जानकारी है। कॉर्निया इज़ नथिंग बट अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन आई। ठीक है। सो कॉर्निया पे अगर वो डैमेज कर रहा है तो कॉर्निया डैमेज करने के बाद यहाँ पे हमें समझ में आ ही जाएगा कि कितना डेंजरस सब्सटेंस ये हो सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट डाइक्लोरोमीथेन और यू कैन से मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है। दोनों भी नाम आपको याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि एक ही नाम याद रखोगे दूसरा भूल जाओगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को क्या कहा जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाएगा। क्लोरोफॉर्म को क्या कहा जाता है? ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। यहाँ पे CHCl3 उसका फॉर्मूला है। बेसिकली फॉर्मूला जो दो नाम है वो याद रखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। बेसिकली ये क्या है? कलरलेस लिक्विड है, पिक्यूलर स्वीट स्मेल है। बेस ये दूसरा है क्लोरोफ्लोरोमीथेन के प्रिपरेशन में वो यूज़ होता है। क्लोरोफ्लोरोमीथेन सब्सटेंस की एक कैटेगरी है वहाँ पे R22 करके, जिसके वो सब्सटेंस जो होते हैं वो रेफ्रिजरेंट करके वहाँ पे यूज़ होते हैं। रेफ्रिजरेटर में है, एयर कंडीशनर्स जो होते हैं, एयर कंडीशनर जो होते हैं वहाँ पे वो यूज़ होते हैं। यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। यहाँ पे क्या दिया है? सॉल्वेंट की तरह तो वो ट्रीट होता ही है, मैंने बहुत बार ये कहा भी है कि एज अ सॉल्वेंट वो ट्रीट होता है। उसके बाद सॉल्वेंट मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेसिकली। और दूसरा यहाँ पे दिया है यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है बेसिकली यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन मतलब CCl2, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह वहाँ पे ट्रीट होता है। देखने ही वाले हो आप, काफ़ी सारे रिएक्शंस आगे आने वाले हैं। अभी तक तो एक ही चैप्टर हुआ है ऑर्गेनिक का। ठीक है। सो डाइक्लोरोकार्बिन ये जो स्पेसीज़ है ये बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट करके वहाँ पे मिलती है। तो डाइक्लोरोकार्बिन मतलब क्या है? CCl2 करके एक स्पेसीज़ होती है। वो डाइक्लोरोकार्बिन करके जो स्पेसीज़ है वो उसके प्रोडक्शन के लिए
क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है। लॉन्ग एक्सपोजर में अफेक्ट लीवर, बाकी के ये तो है ही कि एक्सपोजर हो रहा है तो डिजीनेस लगेगा, नॉशियाटिक फीलिंग होगा, बट बहुत ही लॉन्ग एक्सपोजर अगर हुआ क्लोरोफॉर्म के साथ तो वहाँ पे वो डायरेक्टली लीवर पे वहाँ पे क्या करता है, इफ़ेक्ट दिखाता है। और ये लास्ट वाला जिस पे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जो भी आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म हमेशा से अंबर कलर बॉटल में, एयर टाइट बॉटल में वहाँ पे स्टोर होता है हमेशा से। लैब में देखो आप या किसी भी जगह पे वहाँ पे केमिकल फैक्ट्रीज़ जो होते हैं वहाँ पे भी देखो कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो क्लोरोफॉर्म वहाँ पे एयर टाइट बॉटल्स में, अंबर कलर की बॉटल्स में वहाँ पे टाइट करके वहाँ पे अंदर स्टोर्ड अप करके रखते हैं। क्या रीज़न है इसका कि क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आ जाता है या एयर के एक्सपोजर में आ जाता है या एयर सनलाइट दोनों के एक्सपोजर में जब वो आ जाता है तब वहाँ पे वो एक COCl2, मतलब ये O जो है ये बड़ा O है, छोटा नहीं है, ये कोबाल्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है। CO वही दोनों भी कैपिटल लेटर से COCl2 करके गैस का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है फॉस्जीन करके, ठीक है। तो फॉस्जीन का प्रिपरेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। सो ये भी गैसियस फॉर्म वाला ही सब्सटेंस वहाँ पे होगा। सो ये दो सब्सटेंस हमने अभी तक देखे हैं इन हैलोजन डेरिवेटिव्स के यूजेस में एंड उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स में। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सब्सटेंस, यहाँ पे अब थर्ड और फोर्थ अगेन हैलोजन डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं। थर्ड है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहा जाएगा, CCl4। हमेशा से हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरोफॉर्म CCl4 तो बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट करके वहाँ पे वो एक्ट करता है। सो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन भी उसे कहा जाएगा। मतलब मीथेन का स्ट्रक्चर बेसिकली है, उसमें से चारों के चारों हाइड्रोजन्स जो है वो रिप्लेस हो गए हैं क्लोरीन से, वो बन गया टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड करके बोलते हैं। कलरलेस लिक्विड है, स्वीट स्मेल, कलरलेस लिक्विड है, बिल्कुल कलरलेस है, स्वीट स्मेल। यूजफुल सॉल्वेंट, अभी जस्ट बताया मैंने कि इट इज़ यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यू कैन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट करके वहाँ पे हम उसका यूज़ करते हैं। देखो बेसिकली फैटी सब्सटेंसेस, फैट से, ऑयल से, रेजिन से, गम से, ये जो सब्सटेंस होते हैं ना, ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, मतलब जैसे हमने वाटर की बात की, उसमें वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते या उसमें वो सोल्यूबल नेचर नहीं दिखा सकते। सो उनके सोल्यूबिलिटी के लिए, उनको सोल्यूबल करवाने के लिए कोई ना कोई सॉल्वेंट हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होना चाहिए। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑयल, फैट, रेजिन, गम्स, उनको वहाँ पे सोल्यूबल आसानी से कर सकता है। यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट करके भी उसका इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। हाईली टॉक्सिक टू लीवर, सबसे इम्पॉर्टेंट, टॉक्सिक टू लीवर। ओवर एक्सपोजर अफेक्ट द CNS, ये तो काफ़ी वहाँ पे ऐसा है कि ओवर एक्सपोजर से बाकी का तो हो सकता है, बट अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे ओवर एक्सपोजर हो रहा है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट वहाँ पे वो मतलब इफ़ेक्ट दिखा सकता है। सस्पेक्टेड टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, उन्होंने ये कहा है कि कार्सिनोजेनिक नेचर, यू नो वेरी वेल दैट कार्सिनोजेनिक मतलब क्या होता है, कार्सिनोजेंस मतलब क्या है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स जो होते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है, उसमें से ये एक है, कार्सिनोजेनिक एजेंट है वो। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एजेंट है कार्सिनोजेनिक, बट ठीक है, वहाँ पे कैंसर कॉजिंग एजेंट की लिस्ट में इसका नाम लिया जाता है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस है वो। ग्रीन हाउस पता है आपको क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इसे कहा जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से याद रखो। आइडोफॉर्म और ट्राई आइडोमीथेन। अब आइडोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म था, क्लोरोफॉर्म का क्या लिखते थे हम लोग, CHCl3 लिखते थे। आइडोफॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, CHI3 लिखेंगे, CHI3। येलो सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, वहाँ पे डिसएग्रीएबल स्मेल, मतलब स्वीट स्मेल वगैरह नहीं है, डिसएग्रीएबल स्मेल है, ठीक, मतलब बहुत अच्छा स्मेल नहीं है वहाँ पे। हीलिंग एजेंट,
ये इम्पॉर्टेंट है कि मेडिसिन्स में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। हीलिंग एजेंट करके, मतलब वुंड से या कहीं कुछ तो भी खरोच आई है, चोट लगी है, तो उसको हील करने के लिए जो हीलिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं उसमें आइडोफॉर्म होता है। एंटीसेप्टिक करके उसका यूज़ है। ड्रेसिंग ऑफ वुंड्स, अभी मैंने कहा कि वुंड्स जो होते हैं वुंड्स का ड्रेसिंग करने के वहाँ पे वो लगाया जाता है आइडोफॉर्म। इट कॉजेज इरिटेशन टू स्किन एंड आइज़। इरिटेशन, स्किन आइज़ में इरिटेशन वहाँ पे हो सकता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया तो। कभी कभी रेस्पिरेटरी इरिटेशन भी होता है, मतलब ब्रीदिंग करने में भी कभी कभी इरिटेशन होता है। नाक में कुछ गया है या कुछ हो रहा है ऐसे लगता है, वहाँ पे ब्रीदिंग में इरिटेशन वहाँ पे दिखाई देता है। ये और एक इम्पॉर्टेंट इसका जो ये है कि विजुअल डिस्टर्बेंस, मतलब कभी कभी ओवर एक्सपोजर से ये भी हो जाता है कि विजुअल डिस्टर्बेंस भी वहाँ पे होता है। सामने ऐसे अच्छे से दिखाई ना देना, धुंधला सा दिखाई देना, ये विजुअल डिस्टर्बेंस जो है ये सिम्टम्स भी इसके हैं। आइडोफॉर्म जो होता है उसके ओवर एक्सपोजर या लॉन्ग एक्सपोजर के सिम्टम्स है, ये हम बोल सकते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी important kind of halogen derivative which we called it as a freons। फ्रियॉन्स की लिस्ट हमें अब देखनी है और फ्रियॉन्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, वो हमें अब देखना होगा। यहाँ पे देखो फ्रियॉन्स के बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। फ्रियॉन्स को अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे आपको। फ्रियॉन्स बेसिकली ये है कि रेफ्रिजरेंट में सब्सटेंसेस जो भी यूज़ होते हैं उनका एक ग्रुप है, वो उसे हम फ्रियॉन्स करके वहाँ पे बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन, सबसे सिंपल सीधा सा जो डेफिनेशन है वो यही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग क्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्लोरीन और फ्लोरीन का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्रियॉन करके कहा जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मतलब CFCs, यही इसमें से जो मिलेंगे सब्सटेंसेस वही CFCs। रेफ्रिजरेंट में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इट एक्ट्स एज अ रेफ्रिजरेंट। कहाँ कहाँ पे रेफ्रिजरेंट हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? एयर कंडीशनर से उसमें यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं। यूज़ काफ़ी ज़्यादा है उसके। मोस्ट कॉमन रेफ्रिजरेंट जो है वो है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन मतलब यहाँ पे इसका जो भी होगा CCl2F2, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है। वो मोस्ट कॉमन रेफ्रिजरेंट करके वहाँ पे एक्ट करता है। अदर है क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन मतलब वहाँ पे CHCl2F, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे होगा। ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन मतलब CCl3F, ठीक है। वो यहाँ पे होगा R11 के नंबर में। जैसे मैंने पहले भी बताया कि R मतलब रेफ्रिजरेंट वहाँ पे है, उनकी एक पर्टिकुलर लिस्ट है, वो उस पर्टिकुलर नंबर पे वहाँ पे उनको वहाँ पे एक जगह दी गई है। IUPAC नोमेनक्लेचर का ही पार्ट है वो आपको इतना देखना नहीं है। बट यहाँ पे R22 मतलब क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, R11 मतलब ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन मतलब फ्रियॉन 12 कहा जाता है उसे, ठीक है। सो यहाँ पे ये इसका और एक यूज़ है। इट एक्ट्स एज अ ब्लोइंग एजेंट्स इन मेकिंग फोम्स एंड पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल आजकल तो बहुत सी चीज़ें हम पर्टिकुलर साइट से क्या करते हैं, मंगवाते हैं। जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, हम वहाँ से चीज़ें मंगवाते हैं। तो पैकिंग मटेरियल जो पैकिंग होना चाहिए वो काफ़ी वहाँ पे अच्छा होता है। देखो काफ़ी बार ये होता है कि वहाँ पे जैसे मतलब बड़े बड़े जैसे बैग्स होते हैं और उस बैग्स में जैसे हवा भरी हुई रहती है और वो कुशनिंग जैसे जो भी आपने मंगवाया मटेरियल है उसके अराउंड वहाँ पे वो रख देते हैं। सो ये जो वहाँ पे भरा जाता है ब्लोइंग एजेंट, वो फ्रियॉन के ही वहाँ पे लिस्ट में होगा। ब्लोइंग एजेंट इन मेकिंग फोम्स मतलब हमारे जो वहाँ पे फोमिंग मटेरियल है, फोम्स जो होते हैं उसमें ये भरा जाता है और पैकिंग मटेरियल्स में भी यहाँ पे यूज़ होता है।
CFCs दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। सबसे इम्पॉर्टेंट, काफ़ी हम मतलब लोअर स्टैंडर्ड से हम ये पढ़ते आए हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन डिप्लीशन वहाँ पे कर रहे हैं। ओजोन की जो लेयर है वहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में, उसको वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोलोगे कि ओजोन डिप्लीशन होने के बाद तो क्या हो रहा है मैडम, ऑक्सीजन ही मिल रहा है, तो उससे हमारा नुकसान कहाँ है? हमें पता है ये चीज़ है कि ओजोन डिप्लीशन जो है, ओजोन एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला की तरह वहाँ पे एक्ट करता है। ओजोन अगर वहाँ पे नहीं रहेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है, यूवी रेडिएशन जो है, वो सीधे से वहाँ पे अर्थ के सरफेस पे पहुँच सकते हैं। उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है ह्यूमन बींग्स में भी, मतलब ओवरऑल एनवायरनमेंट पे काफ़ी सारा नुकसान वहाँ पे हो सकता है। सो ये ओजोन जो है इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला। काफ़ी लोअर स्टैंडर्ड से ये हम पढ़ते आए हैं। सो ये जो ओजोन है, ये ओजोन को डेप्लीट करने में, ओजोन को कम करने के लिए ये जो पर्टिकुलर CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये काफ़ी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। कैसे देखो, CFCl3 है यहाँ पे, तो CFCl2 और Cl में वहाँ पे वो कन्वर्ट होगा। अब ये जो क्लोरीन है ये काफ़ी रिएक्टिव होता है। ये क्या करेगा, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, ओजोन को तोड़ देगा। ओजोन को तोड़ने में मिलता क्या है, O2 और ऑक्सीजन। O2 और ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब ClO और ऑक्सीजन, सब जो ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल रहा, ऑक्सीजन के एटम की मैं बात कर रही हूँ, वो ऑक्सीजन हर एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर ClO नहीं बनाएगा। तो कुछ ऐसे है कि ClO बनने के बाद ClO के साथ रिएक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे O2 का फॉर्मेशन होगा और Cl फिर से वहाँ पे फ्री हो जाएगा। सो बेसिकली ये है कि ये सब जो हो रहा है, CFCs की अगर हम बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की अगर हम बात करें, तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, वो बेसिकली क्लोरीन जो एटम है उसकी वजह से हो रही है। देखो, 1 एटम ऑफ क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स। 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको एक क्लोरीन एटम क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो यू कैन थिंक ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन टुवर्ड्स ओजोन। ओजोन जो होता है, क्लोरीन है, अल्ट्रावायलेट जो भी रेज है उसके प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो बेसिकली ये है कि यू कैन थिंक ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन टुवर्ड्स ओजोन मोलिक्यूल। 1 क्लोरीन मोलिक्यूल जो होता है, इट जस्ट breaks, you can say it just breaks the 10,000 ओजोन मोलिक्यूल। 10,000 ओजोन मोलिक्यूल को वो वहाँ पे ब्रेक करता है O2 और ऑक्सीजन में, ठीक है। सो ऑक्सीजन मिल रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है, बट ओजोन एट द सेम टाइम वो डेप्लीट हो रहा है, ओजोन कम होते जा रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है। सो बेसिकली ये आपको याद रखना है कि CFCs जब भी पॉइंट आता है या फ्रियॉन्स का जब भी पॉइंट आता है, तो हम लोग ये बोलते हैं ना हमेशा से कि एयर कंडीशनर्स जो है, वो एयर कंडीशनर्स ऐसे इस तरीके से नहीं यूज़ करने चाहिए। एयर कंडीशनर में जो वहाँ पे गैस बाहर निकलती है उससे CFC का मतलब ओजोन का डेप्लीशन हो रहा है। रेफ्रिजरेटर जो है वो 10 बार ऐसे खोलना नहीं चाहिए, बंद करना खोलना, बंद करना खोलना, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ से जो गैस बाहर निकल रही है वो ओजोन को डेप्लीट करती है। ये हम बहुत सुनते हैं, मतलब काफ़ी हमने ये सुना है। एक्चुअल में ये रिएक्शंस वहाँ पे होते हैं। ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं इनकी वजह से ओजोन का डेप्लीशन वहाँ पे होता है। बट अभी के लिए ये है कि रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ऐसे एयर कंडीशनर्स है जहाँ पे इस तरीके के गैसेस जो है वो रिलीज़ नहीं हो सकते। काफ़ी सारे इन्वेंशंस हुए हैं, काफ़ी सारी डिस्कवरी वहाँ पे हो गई है। तो इस तरीके के एयर कंडीशनर जो है वो अभी बहुत कम हो गए हैं। काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एयर कंडीशनर्स अभी मिलते हैं। इवन रेफ्रिजरेंट भी किस तरीके से वो यूज़ करते हैं, वो कि टेक्नोलॉजी वहाँ पे क्या हो गई है, एडवांस हो गई है। उसकी वजह से क्या होगा, एक तो आप यूज़ भी कर रहे हो सब्सटेंस को, और वो सब्सटेंस के बाहर निकलने से ओजोन का डिप्लीशन भी नहीं होगा। इस तरीके से वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, मर्ज किया है दोनों चीज़ों को। वो बात नहीं है, वो हमारी पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, बट बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है कि फ्रियॉन्स जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और नॉर्मल तो है ही, बस यहाँ पे फ्रियॉन्स के बारे में अगर हमने देखा कि रेगुलरली अगर वहाँ पे इन्हेलेशन, लार्ज इन्हेलेशन वहाँ पे रहा फ्रियॉन्स का,
तो अफेक्ट होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ऑर्गन डैमेज भी वहाँ पे हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी वहाँ पे हो सकता है। अगर ओवर कोई भी चीज़ वहाँ पे हो जाए इसमें से, हैलोजन डेरिवेटिव्स में, तो सबसे पहले वो सिम्टम्स दिखने लगते हैं, हेडेक होने लगता है, डिजीनेस होने लगता है, नॉशिएटिक फीलिंग आने लगता है, और बाद में वो अलग अलग सिम्टम्स वहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे है कि ऑर्गन फेल्यूअर, जैसे वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ऑर्गन डैमेज हो जाता है, और धीरे धीरे अगर बहुत लॉन्ग एक्सपोजर रहा तो ऑर्गन में एक तरीके का फेल्यूअर आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स के यूजेस से, बट ओवर यूज जो होता है उसकी बात हो रही है। अदरवाइज़ तो ठीक है, नॉर्मल केसेस में लैब में हम जाते भी हैं, एंटर भी करते हैं, तो भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि लैब में एंटर करने के बाद केमिकल का स्मेल जो होता है, कुछ लोगों को वो केमिकल के स्मेल को वो विथस्टैंड नहीं कर पाते, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। बट अगर ओवर एक्सपोजर हुआ तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अब हमारा लास्ट जो भी एक यहाँ पे सब्सटेंस है वो है वहाँ पे हमारा डीडीटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डीडीटी का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों। डीडीटी का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे बोल जाते हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा, कुछ भी नहीं है, जस्ट इथेन का ही डेरिवेटिव है, कुछ भी खास उसमें नहीं है। सो लेट्स सी डीडीटी के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे। अब यहाँ पे लास्ट वाला सब्सटेंस एक्चुअल में ये है कि डीडीटी जो है इट वाज एक्चुअली फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। वहाँ पे ये भी है, दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज पे, पेज नंबर 230 पे एक ग्रीन कलर का बॉक्स है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। पॉल मुलर जो है वहाँ पे गाइगी फार्मास्यूटिकल के जो पॉल मुलर है उनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था ये इंसेक्टिसाइड के लिए, ठीक है। बट इट वाज फर्स्ट क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। डीडीटी नाम देखो बहुत बड़ा लग रहा है, ध्यान में रखना पड़ेगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन लास्ट में आ रहा है, मतलब वो सफिक्स की तरह ट्रीट हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, इथेन का डेरिवेटिव होगा। देखो डेरिवेटिव ऑफ इथेन, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये याद रखो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये है डीडीटी का फुल फॉर्म, बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, क्रिस्टलाइन है, ठीक है। कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, क्रिस्टलाइन, but having a very important property called insecticidal property or insecticidal property, whatever may be the pronunciation is. So insecticidal property का मतलब क्या है, इंसेक्ट्स को ये मार सकता है, डीडीटी जो सब्सटेंस है वो इंसेक्ट को मार सकता है। हाउस फ्लाइज है, जैसे बॉडी लाइज है, मॉस्किटोज है, उनको मार सकता है। इसलिए देखो मलेरिया है या टाइफस जो है उसके कंट्रोलिंग में वो वहाँ पे यूज़ होता था। कंट्रोलिंग मतलब जैसे स्प्रेइंग वगैरह की जाती थी, जैसे हमेशा अभी भी होती है। कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें देखो वहाँ पे स्प्रेइंग होता है काफ़ी बार, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि एक वहाँ पे 15-20 डेज़ के बाद एक स्प्रे वहाँ पे होता रहता है। सो ये जो है ये वहाँ पे मलेरिया और टाइफस जैसे जो डिसीज़ है उनके कंट्रोल के लिए डीडीटी यूज़ होता था, बिकॉज डीडीटी हैज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी। इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट को वो क्या कर सकता है, मार सकता है, ये प्रॉपर्टी डीडीटी में है। वॉज यूज टू कंट्रोल मलेरिया एंड टाइफस। हाई डोजेस कॉजेस, हाई डोजेस अगर वहाँ पे हो गए, वोमिटिंग, ट्रिमर्स मतलब थोड़ा, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि शेकीनेस जैसे ही है वहाँ पे, कि ऐसे स्टैंड स्टिल नहीं फील होता, शेकीनेस, बॉडी में कुछ चल रहा है इस तरीके का फीलिंग वहाँ पे आता है। और एंड इट एक्ट्स एज अ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, सबसे ख़राब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट ये है, ठीक है। और ये एक्यूमुलेट होता रहता है, इकोसिस्टम में एक्यूमुलेट होता है।
इट एक्यूमुलेट इन द इकोसिस्टम। आप बोलोगे कैसे? डीडीटी इंसेक्टिसाइड करके यूज़ होता था, ठीक है, मतलब इवन फार्म्स में जो भी एग्रीकल्चरल पार्ट है उसमें, एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें यूज़ होता था। तो वो सॉइल में वहाँ पे अगर वो वहाँ पे डिपॉजिट हो गया तो वहाँ पे जो भी रूट्स ऑफ प्लांट्स है उनके इसमें से वो सीधे से प्लांट बॉडी में आ जाता था। तो डीडीटी बेसिकली जो एक सब्सटेंस है वो एक्यूमुलेट होता रहता है इकोसिस्टम में। देयर इज़ बैन ऑन यूज़ ऑफ डीडीटी। काफ़ी सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स थे डीडीटी के, बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट्स वहाँ पे मिले हैं, उस वजह से डीडीटी को बैन किया गया। कभी कभी स्किन पे भी कुछ इफ़ेक्ट उसके दिखाई देते थे। तो डीडीटी जो होता था वो उतना वहाँ पे सेफ़र काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड नहीं है, वो वहाँ पे काफ़ी सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स दिखा रहा है, इसलिए इसका यूज़ जो है वो काफ़ी पहले बैन हुआ है। फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, इट वॉज फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। स्ट्रक्चर देखो कैसे दिया है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में पहले वाले जो बुक थे ना, लास्ट वाले, उसमें यहाँ पे P/P करके दिया था। डाइक्लोरो के पहले P, करके वहाँ पे देते थे, मतलब पैरा पैरा डाइक्लोरो इस तरीके से नाम देते थे। पर ठीक है, अभी वो नाम नहीं है तो यही नाम आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा। यहाँ पे है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब यहाँ पे दो तो आपने इथेन के 2 कार्बन ले लिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल यहाँ पे कट करो, डाइफिनाइल है यहाँ पे और बिल्कुल फिनाइल में एक एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच है, तो वो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। मतलब इथेन में वहाँ पे एक भी हाइड्रोजन बचा नहीं है। इथेन में अगर आप देखो तो इथेन में यहाँ पे हम अगर देखें तो इस तरीके का यहाँ एक हाइड्रोजन सिर्फ बचेगा। बाकी अगर आप देखो तो बाकी वहाँ पे सब वैलेंसीज जो है वो पूरी सेटिस्फाई हो चुकी है। एक हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो डाइक्लोरो, वहाँ पे डाइफिनाइल 2 फिनाइल रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ट्राइक्लोरो ये 3 क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं, इथेन 2 ही तो कार्बन है तो वहाँ पे इथेन उसको कहा जाएगा। सो इस तरीके से हैलोजन डेरिवेटिव्स का चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। हैलोजन डेरिवेटिव्स के चैप्टर में और भी एक है कि कुछ ऐसे जो भी मतलब व्हाटएवर आपको क्वेश्चंस वहाँ पे आ रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ बच्चों ने दिखाए हैं, कुछ बच्चे अभी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा रहे। आई डोंट नो कि क्या कर रहे हो वो, कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो आपको करने हैं, बिल्कुल भी वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। तो हमने उस दिन कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है कि कुछ एक क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है, देखो मतलब टेक्स्ट बुक सामने होना चाहिए, नहीं है तो टेक्स्ट बुक लो और पॉज करके टेक्स्ट बुक लो और पहले देखो। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस बाय राइटिंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ABC। अब ऐसा जब क्वेश्चन यहाँ पे होता है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, टू ब्रोमोब्यूटेन जो होता है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, उसको अल्कोहलिक KOH में वहाँ अल्कोहलिक KOH डाला है। अल्कोहलिक KOH डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्कोहलिक KOH अगर हम डालते हैं, अल्कोहलिक एक्वस नहीं है, वहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से Br2, मतलब वहाँ पे Br2 की एडिशन की है तो डाईब्रोमो डेरिवेटिव होगा NaNH2, सोडियम अजाइड करके एक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा, सोडियम अजाइड है यहाँ पे तो आगे एक कंपाउंड फॉर्म होगा, सोडियम पॉजिटिव होगा NH2 माइनस होगा, सोडियम पॉजिटिव है NH2 माइनस है, इतना मैं बताना चाहूँगी आपको। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बहुत ही सिंपल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को PbR3 के साथ आप ट्रीट कर रहे हो, ब्रोमो डेरिवेटिव आपको मिलेगा, उसको NH3 एक्सेस के साथ ट्रीट कर रहे हो, आपको अमोनिया मिलेगा, अमाइन का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ऑब्जर्व करना है, CH2 डबल बॉन्ड वगैरह वो दिया है, मतलब क्वेश्चन 7 में थर्ड की मैं बात कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव
कौन से टाइप का हैलोजन डेरिवेटिव है वो देखो। कौन से टाइप का है मतलब आपको क्लासिफिकेशन में देखना होगा। कमेंट ऑन बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड इन इट। CX बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कैसे होगी, कमेंट करना है। मतलब क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, डबल बॉन्ड कार्बन है वहाँ पे, और वहाँ पे कार्बन टू हैलोजन, उसमें से एक जो कार्बन है वो हैलोजन से अटैच है। तो डबल बॉन्ड अगर वहाँ पे आ रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ किस तरीके से चेंज होगी। कैन रिएक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो भी वहाँ पे दिया हुआ है वो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्ट हो सकता है क्या, वो आपको वहाँ पे क्या करना है, आंसर करना है। ये आंसर करते वक्त SN1 मैकेनिज्म जो होगी वो SN1 मैकेनिज्म एग्जैक्टली किस रूट से फॉलो होती है वो याद रखो। SN1 मैकेनिज्म कहाँ होती है वो याद रखो। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं वो याद रखो। कार्बोकेटायन स्टेबल होगा नहीं होगा वो भी ध्यान रखना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन 7 में फर्स्ट है, HCl इज एडेड टू अ हाइड्रोकार्बन ए। हाइड्रोकार्बन ए आपको दिया है C4H8। C4H8 हाइड्रोकार्बन C4H8 है, मतलब अनसेचुरेटेड है। 4 2 8 मतलब क्या है, वो अल्कीन है। टू गिव अ कंपाउंड बी, वो बी दे रहा है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस अल्कली फॉर्म टर्शरी अल्कोहल। हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो कंपाउंड मिला है बी वाला, वो हाइड्रोलिसिस करने के बाद टर्शरी अल्कोहल दे रहा है C4H10O। ठीक है, आइडेंटिफाई ABC, ABC को आइडेंटिफाई करना है, कुछ भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बट ये सिर्फ याद रखना होगा कि HCl इज एडेड टू अ हाइड्रोकार्बन ए का फॉर्मूला दिया है C4H8। C4H8 मतलब C4H8 मतलब वहाँ पे वो ब्यूटीन है, वो ब्यूटेन नहीं है, वो ब्यूटीन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी होगी। मैच द पेयर्स उसी पेज पे जो दिए हैं वो काफ़ी सिंपल लग रहे हैं। मैच द पेयर्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग आपको आ सकता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग काफ़ी इजी है। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बहुत ही आसान है। वहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको अगर नहीं आ रहे तो यू कैन आस्क मी ऑन पर्सनल नंबर। पर्सनल नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हो, क्योंकि ग्रुप पे मैसेज डालोगे तो कई बार ये होता है कि वो मैसेज वहाँ पे नज़रअंदाज हो जाता है। उतने सारे मैसेजेस में वो मैसेज ढूंढते ढूंढते वो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो पर्सनल पे मैसेज डालो, ये प्रॉब्लम है तो मैं उसका आंसर आपको करूँगी। नेक्स्ट चैप्टर जो भी अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, नेक्स्ट चैप्टर व्हाट वी हैव टू स्टार्ट इट इज़ द अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का चैप्टर हम वहाँ पे नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे।